पुराने जमाने के स्टॉक ब्रोकर्स याद हैं जो फोन पर चिल्लाते थे और पेपर रिसीट बनाते थे। अब वो तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। हाँ बिल्कुल, अब सब कुछ डिजिटल और ऑटोमेटेड हो गया है। सही कहा। तो आज हम एंजल वन के अप्रैल 2026 क्वार्टर के नंबर्स पर एक विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। और कहानी ये नहीं है कि उन्होंने बस पैसे बनाए, कहानी ये है कि उन्होंने एक एआई टेक कंपनी की तरह ऑपरेट करना शुरू कर दिया है। एग्जैक्टली एक ट्रेडिशनल ब्रोकर से पूरी तरह एआई ड्रिवन प्लेटफॉर्म में उनका बदलना काफी फैसिनेटिंग है। हाँ, और आज हमारा मिशन यही है कि इनके रिकॉर्ड फाइनेंशियल मेट्रिक्स, इनका एआई पर जो फोकस है और आगे की जो गाइडेंस है उसका एक आसान निचोड़ निकालना। आंकड़े काफी जबरदस्त हैं। इस क्वार्टर में लगभग 441 मिलियन ऑर्डर्स प्रोसेस हुए हैं, जो कि पिछले क्वार्टर से करीब 13.3% ज्यादा है। राइट। लेकिन सबसे बड़ी हाईलाइट ये है कि उनका प्रॉफिट उनके रेवेन्यू से भी ज्यादा तेजी से बढ़ा है। मतलब ग्रॉस इनकम लगभग 14.7 बिलियन रहा, पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3.2 बिलियन तक पहुंच गया। और देखिए, जब प्रॉफिट रेवेन्यू से तेज भागे ना, तो उसका सीधा मतलब है कि कॉस्ट बहुत टाइट कंट्रोल में है। इनका जो नॉर्मलाइज्ड एबिटाट मार्जिन है वो अब 44.4% पर पहुंच गया है। मेट 44.4%? हाँ, आसान भाषा में समझें तो हर 100 रुपए की कमाई में से टैक्स और डिप्रेसिएशन हटाने से पहले लगभग 44 रुपीज इनके पास ऑपरेशनल प्रॉफिट के रूप में बच रहे हैं। ओह वाओ, ये तो काफी बड़ा नंबर है ना? और मैं बताती हूँ, इनकी आमदनी का लगभग 60% हिस्सा अभी भी कोर ब्रोकिंग से आ रहा है, खासकर एफ&ओ और कमोडिटीज ट्रेडिंग से, जहां लगभग 16% की ग्रोथ दिखी है। अच्छा, यहाँ मुझे थोड़ा डाउट होता है। मार्केट अभी तेजी में है, नए रिटेल इन्वेस्टर्स रोज मार्केट में घुस रहे हैं, तो जब बुल रन होता है तो हर ब्रोकर का ऑर्डर वॉल्यूम बढ़ता ही है। हाँ, टेलविंड तो मिलता ही है मार्केट का। भाई तो क्या ये मार्जिन और प्रॉफिट सिर्फ इस मार्केट रैली का नतीजा नहीं है? मतलब इसमें इनकी नई टेक स्ट्रेटेजी का कितना रोल है? देखिए, मार्केट की तेजी का असर जरूर है, पर इनका इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन उससे बहुत बड़ा फैक्टर है। ये अब पूरी तरह से एक एआई नेटिव प्लेटफॉर्म में बदल रहे हैं। इनका दावा है कि इनका 50% से ज्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम अब एआई कर रहा है। वेट, आधा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एआई से हो रहा है? बिल्कुल। इसका मतलब है कि इनके इंजीनियर्स को रूटीन कोड लिखने या बेसिक टेस्टिंग में घंटों नहीं बिताने पड़ते। एआई को-पायलट्स उनकी मदद कर रहे हैं। नए फीचर्स बहुत फटाफट लॉन्च हो रहे हैं, जैसे उनका वो आस्क एंजल फीचर। सही पकड़ा। और ये आस्क एंजल सिर्फ एक आम चैटबॉट नहीं है, ये नेचुरल लैंग्वेज को समझकर नए यूजर्स को गाइड करता है, जिससे प्लेटफॉर्म पर यूजर एंगेजमेंट काफी बढ़ गया है। यानी एआई से प्लेटफॉर्म चलाना सस्ता भी हो रहा है और यूजर के लिए आसान भी। पर एक बात बताइए, सिर्फ ट्रेडिंग फीस पर एक बड़ी टेक कंपनी कब तक टिक सकती है? वही तो असली गेम है। इनकी बैलेंस शीट देखिए, उनके पास लगभग 165.6 बिलियन रुपए का कैश और इक्विवेलेंस पड़ा है। 165 बिलियन? बाप रे! तो ये इतना सारा कैपिटल आखिर जा कहाँ रहा है? ये पैसा उन्हें एक ट्रेडिशनल ब्रोकर से एक कंप्लीट फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म बनने में मदद कर रहा है। ये अब वेल्थ मैनेजमेंट और क्रेडिट यानी लोन बांटने के बिजनेस में तेजी से उतर रहे हैं। ओह, वेल्थ मैनेजमेंट और लेंडिंग दोनों में? हाँ, इनका वेल्थ मैनेजमेंट सेगमेंट जो है ना, आयोनिक वेल्थ, वो पहले ही 100 बिलियन से ज्यादा के एसेट्स मैनेज कर रहा है। एक मिनट, 100 बिलियन पहले ही क्रॉस कर लिया? हाँ, और अब आगे की ग्रोथ के लिए वेल्थ मैनेजमेंट और उनकी एनबीएफसी, जो उनकी नई लेंडिंग आर्म है, दोनों में 1.5 बिलियन रुपए का नया कैपिटल डाला जा रहा है। अच्छा, पर एक नया बिजनेस खड़ा करने में शुरुआती खर्चा भी तो होता है। नए इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केटिंग की वजह से इनके ओवरऑल मार्जिन्स पर लगभग 2.5 से 3% का असर पड़ेगा, जो मैनेजमेंट ने बताया भी है। सही कह रहे हैं आप। एक ड्रैग तो आएगा मार्जिन्स पर उनका आगे का एम्प्लॉय कॉस्ट बजट काफी हैरान करने वाला है। वो कैसे? नए सेगमेंट्स में आने के बावजूद उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए अपने एम्प्लॉय एक्सपेंसेस को लगभग 11 बिलियन रुपए पर फ्लैट रखा है। वाओ, फ्लैट? मतलब नई हायरिंग पर उतना जोर नहीं दे रहे। ये वापस उस एआई एफिशिएंसी की तरफ इशारा करता है, राइट? ओह हाँ, वो MII टेक्निकल इशू। दरअसल किसी एक्सटर्नल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन के एंड पर एक टेक्निकल ग्लिच आया था। हाँ, जैसे एक्सचेंज या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के साइड से। राइट। गलती एक्सचेंज सिस्टम की थी, एंजल वन की नहीं थी। पर अपने क्लाइंट्स का भरोसा बनाए रखने के लिए उन्होंने नुकसान की भरपाई खुद की। एक काफी अच्छा कस्टमर रिटेंशन मूव था। वो बहुत लॉन्ग टर्म सोचते हैं। और देखिए,
रिस्क मैनेजमेंट भी इनका काफी सॉलिड दिख रहा है। हाँ, रेगुलेटरी साइड पर भी जो नई आरबीआई गाइडलाइंस आई हैं बैंक एक्सपोजर को लेकर, उनका इन पर कोई खास असर नहीं होगा, क्योंकि इनके नए क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में इन पर एफएलडीजी यानी फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी का रिस्क नहीं है। बिल्कुल। इसका मतलब सीधा है कि अगर इनके प्लेटफॉर्म के जरिए दिया गया कोई लोन आगे चलकर डूबता है तो डिफॉल्ट का पहला नुकसान इन्हें अपनी जेब से नहीं भरना पड़ेगा। सही बात है। तो ओवरऑल पिक्चर ये है कि एक ब्रोकिंग फर्म अब बिना बड़ा क्रेडिट रिस्क उठाए लगातार एआई के दम पर एक डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल पावर हाउस बन रही है, जो कि सच में उनकी एग्जीक्यूशन का एक काफी बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल, उनका ये ट्रांजिशन वाकई लाजवाब है। लेकिन इस सब में एक बड़ा सवाल छुपा है। अगर एआई इसी तरह प्लेटफॉर्म्स की रनिंग कॉस्ट को लगातार और कम कर देता है, तो क्या आने वाले वक्त में ऐसी कंपनियां नए कस्टमर्स लाने के लिए हाइपर पर्सनलाइज्ड वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज बिल्कुल मुफ्त में ऑफर करना शुरू कर देंगी? ये काफी दिलचस्प सवाल है। एक तरह से एडवाइजरी बिल्कुल फ्री। हाँ, क्या एआई फाइनेंस की दुनिया में एक ऐसी प्राइस वॉर छेड़ने वाला है जहां एडवाइजरी की कीमत प्रैक्टिकली जीरो हो जाएगी? ये सच में सोचने वाली बात है, जिसको आगे ट्रैक करना काफी मजेदार होगा।